नमस्कार बच्चों, SK PCS एकेडमी में आपका स्वागत है। यदि आप सरकारी जॉब पाना चाहते हैं और 2023 में या आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 2023 की शुरुआत हो चुकी है। ये पहला ही महीना है। GS हर एग्ज़ाम को निकालने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो चलें शुरू करते हैं। कर्तव्य पथ के विषय में आज जानेंगे आप। कर्तव्य पथ क्या क्या ध्यान रखेंगे इससे। यह नाम NDMC अर्थात न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने दिया है। पुराना नाम क्या था कर्तव्य पथ का? राजपथ था। कर्तव्य पथ की कुल लंबाई 16.5 किलोमीटर है। यह ग्रेनाइट से बना है। इस पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं। यह 28 फुट ऊंची है और ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है। यह ग्रेनाइट पत्थर तेलंगाना के खम्मम जिले से मंगाया गया था। एक बहुत विशाल ट्रक बनाया गया जिसमें 100 पहिए लगे थे और तेलंगाना के खम्मम जिले से ये पत्थर मंगाया गया और उसी से सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाई गई है। इंडिया गेट के पास ग्रैंड कैनोपी में इसे लगाया गया है, जहां पहले किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी। किंग जॉर्ज पंचम ये वही राजा हैं जो 1911 में दिल्ली दरबार में आए थे अपनी महारानी मेरी के साथ, और इनके स्वागत के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन अधिनायक जय है यानी राष्ट्रगान लिखा था। तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति इस कैनोपी में लगी हुई थी, इसे हटा दिया गया है और उसके स्थान पर किसको लगाया गया है? सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई है। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस की इस प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। सुभाष चंद्र बोस के विषय में आप ध्यान रखेंगे। 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में उनका जन्म हुआ। वे अपना आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद स्वामी को मानते थे। उनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें देश नायक कहा था और उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को जापानी विमान दुर्घटना में हो गई थी, फार्मोसा ताइवान में। ये एक रहस्य है, मिस्ट्री है कि वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है 18 अगस्त 1945 को कहते हैं कि विमान में उड़े और उसके बाद लापता हो गए या विमान क्रैश हुआ। आज भी रहस्य बना हुआ है कि वो कहाँ हैं या क्या हुआ, कुछ पता नहीं। लेकिन उनकी मृत्यु मानी जाती है 18 अगस्त 1945 को। ई गवर्नेंस के विषय में आपको ध्यान ये रखना है। क्या होती है ई गवर्नेंस? इंटरनेट के जरिए सरकारी सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने को ई गवर्नेंस कहा जाता है। ई गवर्नेंस का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है। इस शब्द में जो ई शब्द है उसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामानों से है जो बिजली की मदद से चलाए जाते हैं, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल। ये सब क्या हैं? जो बिजली की मदद से चलाए जाते हैं। गवर्नेंस को हिंदी में प्रशासन कहते हैं। तो गवर्नेंस से तात्पर्य किससे है? प्रशासन से है। भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत 1970 के दशक से मानी जाती है, जब चुनाव, जनगणना, कर प्रशासन आदि से संबंधित डेटा गहन कार्यों के प्रबंधन के लिए ICT ने ध्यान देना इस पर शुरू किया। 1970 में ही इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना हुई। यह भारत में ई गवर्नेंस की दिशा में पहला बड़ा कदम था, जिसमें सूचना और संचार पर ध्यान केंद्रित किया गया। 1977 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र अर्थात NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना की गई। इसने भारत के सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम शुरू किया। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए 1987 में
निकनेट अर्थात राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क की शुरुआत हुई। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ हैं। कौन कौन से हैं? लोग अर्थात नागरिक, तकनीकी अर्थात टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी, तीसरा है संसाधन और चौथा है प्रक्रिया। तो ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ कौन कौन से हुए? लोग, तकनीक, संसाधन और प्रक्रिया। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना अर्थात NEGP, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्रोग्राम 2006 में शुरू हुआ। इसके जरिए भारत सरकार देश की सभी सरकारी योजनाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए आम नागरिकों तक पहुंचाना चाहती है। मिशन मोड प्रोजेक्ट, इस योजना के तहत बैंकिंग, भूमि रिकॉर्ड या वाणिज्यिक कर जैसी सुविधाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है। अच्छा, चुनौतियां क्या क्या हैं? ई गवर्नेंस हेतु चुनौतियां, आप जानते हैं शिक्षा की कमी है भारत में साक्षरता का परसेंटेज क्या है? इस समय 73% लोग साक्षर हैं भारत में और 27% निरक्षर है। और भारत में साक्षरता की परिभाषा क्या कही गई है कि यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो और वह किसी भी भाषा में अपना नाम लिखना या पढ़ना जानता हो, ऐसे व्यक्ति को भारत में साक्षर माना जाता है। तो भारत में साक्षरता का परसेंट कितना है? 73% है। तो शिक्षा की कमी भी है। ई गवर्नेंस के लिए ये चुनौती है बड़ी। जानकारी का अभाव है, इंटरनेट की सुविधा का न होना सभी के लिए और इंटरनेट का सुरक्षित न होना, ये सभी ई गवर्नेंस के क्षेत्र में चुनौतियां हैं जिनसे भविष्य में निपटने की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण अर्थात DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में सीधे सब्सिडी वितरित करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत भारत सरकार ने 1 जनवरी 2013 को की। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सुशासन के लिए ई गवर्नेंस, सुशासन दिवस आपको याद है 25 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या है? जन्म दिवस है। दिसंबर को जो है सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे या सुशासन दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की। माननीय प्रधानमंत्री देश को इसके जरिए मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस अर्थात न्यूनतम सरकार अधिकतम कार्य की दिशा में ले जाना चाहते हैं। डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ हैं और अभी आपने जाना था ई गवर्नेंस के कितने स्तंभ हैं? 4 हैं, जबकि डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ हैं। कौन कौन से? ब्रॉडबैंड हाईवेज, मोबाइल कनेक्टिविटी तक सभी की पहुंच, सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच, ई प्रशासन प्रौद्योगिकी के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम, ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सबके लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स का विनिर्माण, रोजगार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और अर्ली हार्वेस्ट का कार्यक्रम, ये 9 डिजिटल इंडिया के जो है स्तंभ बनाए गए हैं। तो इन पॉइंट्सों को आप ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।